Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel Learning Hub. You are going to explore more and more topics with passage of time, so stay tuned, subscribe the channel, press the bell icon, like, comment and share. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर 4th. सो चैप्टर 4th है बोर्डम और एक्साइटमेंट के बारे में. तो रसल यहाँ पर बताता है कि जो बोर्डम होती है और जो एक्सेसिव आप क्रेव करते हो एक्साइटमेंट के लिए, यानी एक इंडिविजुअल जो है उसके अंदर एक्साइटमेंट के लिए क्रेविंग्स होती हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, ये बिल्कुल मरकज़ी किरदार अदा कर रही होती हैं अनहैप्पीनेस के लिए. अब बोर्डम जो होती है वो आती कहाँ से है? जब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, आप कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहते, तो ये चीज़ जो होती है वो आपके माइंड को बिल्कुल ही ऐसे बग़ैर एक रेस्ट में छोड़ देती है. और इसी तरीके से जब आप एक कांस्टेंट आप एक सर्च में होते हो एक्साइटमेंट की, तो ये चीज़ जो है वो आपको एक टेम्परेरी खुशी की तरफ लेकर जाती है और अल्टीमेटली आप डिससेटिस्फाइड ही होते हो, गैर मुतमईन ही होते हो. तो रसल यहाँ पर जोर देता है कि जो मॉडरेशन है उसकी की क्या है कि उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा किए जाएँ, हॉबीज़ हों, इंटेलेक्चुअल परसीट्स हो, उसके अलावा क्रिएटिव इंगेजमेंट हो, ताकि आप बोर्डम को अवॉइड कर सकते हो. जबकि अगर आप अपनी आर्टिफिशियल थ्रिल्स के ऊपर डिपेंड करोगे तो वो चीज़ें आपको अचीव नहीं होंगी और आप अनहैप्पी ही रहोगे. तो हैप्पीनेस जो है वो आपको आप जब मुस्तकिल मिजाजी के साथ ज़िंदगी में इंगेज होते हो तब आपको मिलती है. आपको कोई एकदम से आपकी एक्साइटमेंट के ज़रिए, या आप जो एक्साइटेड एकदम होते हैं और उसके इवेंट को कोई भी जो है वो अपने थ्रिल को सी करके आप थ्रिलिंग चीज़ करते हो, तो उससे आपको एक्साइटमेंट नहीं होती, बल्कि आप उससे डिससेटिस्फाइड ही रहते हो, गैर मुतमईन ही रहते हो. तो जो आपकी हकीकी खुशी है, रसल कहता है कि वो है इंटरेस्ट में, हॉबीज़ में, आपके इंटेलेक्चुअल परसूट्स के अंदर और क्रिएटिव इंगेजमेंट में. फिर अगर हम इसका एनालिसिस करें तो एक साइकोलॉजिकल इंसाइट हमें मिलती है कि जो बोर्डम होती है वो एंजाइटी का भी सबब बनती है. आप हमेशा इरिटेट ही रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो और आप हमेशा अपने बारे में सोचते हो. तो फिर अगर आप ज़्यादा डिपेंड करने लग जाओगे ना एक्साइटमेंट पे, तो ये आपकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी का बाइस बनेगी, या आप इमोशनल जो हो वो स्टेबल हो गए ही नहीं. और जब आप इमोशनली स्टेबल हो गए नहीं तो अल्टीमेटली आप सेटिस्फाइड भी नहीं होगे, तो आप डिससेटिस्फाइड ही रहोगे और जिसकी वजह से आप अनहैप्पी रहोगे. तो पीछे उसकी वजह यही है कि आपने एक्साइटमेंट का वो जो एक किस्म की आपके पर एक वक्ती खुशी थी वो ख़त्म हो जाती है और अल्टीमेटली आपके पास जो गम है परमानेंट वो रह जाता है. तो अब मुस्तकिल मिजाजी के साथ जब तक आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगे आप खुश नहीं रह सकते. फिर अगर हम सोशल क्रिटिक को देखें तो जो मॉडर्न सोसाइटी है वो हमें इनकरेज करती है कि हम शुक्र अदा करें, हम पैसिव इंटरटेनमेंट करें, हाँ, या थ्रिलिंग जो है वो क्या कर रहे हैं, वो थ्रिल सीकिंग हमें बनाती है, जो कि अनहैप्पीनेस को और भी बुरा कर देती है. और फिर प्रैक्टिकल फ़िलासफ़ी के अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल फ़िलासफ़ी में हम ये कहते हैं कि आपने एक ऐसा इंटरेस्ट डेवलप करना है जो हमेशा रहे, जो एक पर्पसफुल एक्टिविटी हो, जिसके अंदर आपकी लर्निंग आ सकती है, सोशल वर्क आ सकता है, हॉबीज़ आ जाती हैं. और आपने जो आपकी नयापन है ना, कोई आपके अंदर एक इंडिविजुअल के अंदर एक आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन होती है कि आप ये कर देते हैं, आप वो कर देते हैं. तो हमें जो प्रैक्टिकल फ़िलासफ़ी है वो कहती है कि अवॉइड करें आपकी एक्सेसिव, कि आप एक ज़्यादा किस्म के डिपेंड जो रहते हो कि नई चीज़ों के ऊपर. तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ें मिली, साइकोलॉजिकल इंसाइट मिली कि साइकी किस तरह से काम करती है, फिर सोशल क्रिटिक और प्रैक्टिकल फ़िलासफ़ी. फिर हम देखते हैं जी थीम्स के अंदर सबसे पहला आता है बोर्डम वर्सेस इंगेजमेंट. तो हैप्पीनेस जो है उसको एक्टिव इंटरेस्ट चाहिए लाइफ में, ठीक है, और इंगेज्ड जब तक आप बोर्ड तब तक होगे जब तक आपके पास सिर्फ वक्ती खुशी है. तो जब तक आप इंगेज नहीं होते तब तक आपको कोई भी ज़िंदगी में अपना मकसद नहीं मिलेगा तो आप अनहैप्पी रहोगे. फिर मॉडरेशन इन एक्साइटमेंट सेकंड थीम मिलता है, जिसका मतलब है कि आपने जो आप थ्रिल्स के ऊपर या अपने स्टिमुलेशंस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो जाती हो उसको आपने अवॉइड करना है. फिर पर्पसफुल एक्टिविटी में आपने हमेशा जो है वो अपनी इंटरेस्ट को जो है रखना है और वही चीज़ आपको मुतमईन करेगा. फिर फोर्थ है माइंडफुलनेस एंड क्यूरियोसिटी, यानी आपने मीनिंगफुल टास्क के ऊपर जो है वो फोकस रखना है, यही चीज़ आपकी बोर्डम को कम करेगी. फिर अगर हम सिंबल्स की बात करें तो सबसे पहले आता है वॉइड या डेजर्ट, यानी खालीपन या तन्हाई. तो ये हमें प्रेजेंट करती है खालीपन को जो कि बोर्डम की वजह से होता है. सेकेंड है फायरवर्क्स या फ्लैश, ये रिप्रेजेंट करता है
एक्साइटमेंट को, थ्रिल को। गार्डन और फ्लोइंग रिवर ये सिंबलाइज करते हैं आपकी मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो आप इंगेज रहते हो, या एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो आपका इंटरेस्ट रहता है उसको। फिर अगर इंपॉर्टेंट कोटेशंस की बात करें तो बोर्डम इज़ वन ऑफ द ग्रेट एनिमीज़ ऑफ हैप्पीनेस, कि बोर्डम जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है हैप्पीनेस का, यानी सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है हैप्पीनेस का। उसके बाद है जी, एक्साइटमेंट विदाउट इंटरेस्ट इज़ अ पुअर सब्सटीट्यूट फॉर रियल जॉय। एक्साइटमेंट बगैर इंटरेस्ट के एक बिल्कुल बुरा मुतबादिल है हकीकी खुशी का। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम इंगेजमेंट विद लाइफ, नॉट फ्रॉम पासिंग थ्रिल्स। हैप्पीनेस आती है कि जब आप ज़िंदगी में इंगेज होते हो, ना कि आप जो है वो ऐसे थ्रिल्स के अंदर जो गुजर जाते हैं। कल्टिवेटिंग लास्टिंग इंटरेस्ट इज़ द एंटीडोट टू बॉर्डम। जब आप इस तरह की इंटरेस्ट, इस तरह के मकसद जो हमेशा रहने वाले पैदा करते हो, तो ये एक बेसिकली एंटीडोट है बॉर्डम का। फिर अगर पोटेंशियल क्वेश्चंस देखें कि इससे रेलेवेंट क्या बनते हैं, तो एक्सप्लेन रसल व्यू ऑन बॉर्डम एज अ कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। हाउ डज द कॉन्स्टेंट परस्यूट ऑफ एक्साइटमेंट अफेक्ट हैप्पीनेस? डिस्कस प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज फॉर ओवरकमिंग बॉर्डम। एनालाइज द बैलेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट इन अचीविंग कंटेंटमेंट। इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल हाउ इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव परस्यूट्स कैन रिप्लेस ट्रांजिएंट थ्रिल्स। सो अब हम इसमें एक सिंगल आंसर इसको कवर करते हैं सारे एस्पेक्ट से। सो लेट्स स्टार्ट। In the conquest of happiness, Bertrand Russell identifies boredom as a significant and often misunderstood cause of human unhappiness, particularly in modern societies where comfort and leisure are abundant. Russell argues that boredom does not merely arise from lack of activity but from a lack of meaningful interest in life. When individuals are unable to find satisfaction in ordinary experiences, they become restless and dissatisfied, constantly seeking stimulation. So according to Russell, people who are incapable of enduring a certain degree of boredom are often those who struggle most with happiness because they depend excessively on external excitement to feel alive. He observes that boredom becomes destructive when life is approached passively rather than creatively. तो इस पैराग्राफ में जो है वो boredom को बताया जा रहा है कि वो एक बहुत ही अहम है और बहुत ही मिसअंडरस्टूड समझा जाता है इंसान से कि ये कैसे उसकी अनहैप्पीनेस का बाइस बनती है। ख़ास तौर पर जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर आराम को और फुर्सत को बहुत आपको ज़्यादा मिलती है, यानी आप बहुत आराम में रहते हो और बहुत ही आपके पास टाइम भी होता है। तो यहाँ पर वो आर्ग्यू करता है कि ये सिर्फ आपकी लेक ऑफ एक्टिविटी से नहीं होता, बल्कि आपका कोई ज़िंदगी में जो आपका मकसद की कमी होती है उसकी वजह से भी होता है। तो इंडिविजुअल्स जो आप सेटिस्फाइड नहीं होते अपनी ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस में, वो बेचैन रहते हैं, गैर मुतमईन रहते हैं और वो हमेशा स्टिमुलेशन की तरफ, यानी कोई थ्रिल की तरफ ही रहते हैं। तो रसल के अकॉर्डिंग जो लोग इस काबिल नहीं होते कि जो है वो एक मीनिंगफुल लाइफ रखें, तो वो हमेशा अनहैप्पीनेस के साथ ही ज़िंदगी गुजारते हैं। और वो लोग जो हैं वो हमेशा जो है वो बॉर्डम का शिकार रहते हैं, वो स्ट्रगल करते रहते हैं, हैप्पीनेस उनको कभी अचीव नहीं होती और वो डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल एक्साइटमेंट से कि वो ज़िंदा अपने आप को महसूस करें। और उसने ऑब्ज़र्व किया जो बॉर्डम है वो आपको डिस्ट्रक्टिव बना देती है और जो लाइफ है और उसके अंदर आप जो है वो पैसिवली अप्रोच करते हो बल्कि क्रिएटिवली नहीं, क्योंकि आप डिपेंड होने लग जाते हो ना उस एक्साइटमेंट पे, तो फिर आप पैसिव हो जाते हो। सेकेंड पैराग्राफ में यह कहता है, रसल फर्दर एक्सप्लेन्स दैट द कांस्टेंट परस्यूट ऑफ एक्साइटमेंट इंटेंसिफाई अनहैप्पीनेस रादर देन क्यूरिंग बोर्डम व्हेन इंडिविजुअल्स चेज थ्रिल्स वेदर थ्रू entertainment, luxury or constant novelty, they gradually lose the capacity to enjoy simple lasting pleasures. Excitement by its nature is short-lived and dependence on its creator a cycle of emotional emptiness once the stimulation fades. Research suggests that such individuals become prisoners of their own cravings, unable to remain content in calm or routine situations. He argues that excessive excitement weakens the mind's ability to find joy in stable interest, thereby increasing dissatisfaction rather than reducing it. तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो एक दफ़ा क्या करते हैं कि हमेशा जो है वो एक्साइटमेंट की तलाश में रहते हैं, तो वो अनहैप्पी रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके जो थ्रिल्स हैं, चाहे इंटरटेनमेंट के ज़रिए ले रहे हैं, चाहे वो लग्जरी के ज़रिए ले रहे हैं, या कॉन्स्टेंट किस्म की नयापन की ज़रिए। यहाँ पर रसल हमें ये बताता है कि वो लोग जो बेसिकली अपनी
हैप्पीनेस को ऐसी चीज़ों से ले रहे हैं जो एक्साइटमेंट पर मबनी है, थ्रिल्स पर मबनी है, तो वो बेसिकली और भी ज़्यादा अपनी अनहैप्पीनेस को जो है उसमें शिद्दत डाल रहे हैं, तो अपनी बोर्डम को ख़त्म करने के लिए। तो इंडिविजुअल्स जब पीछा करते हैं इन थ्रिल्स का, तो चाहे वो इंटरटेनमेंट के ज़रिए हो, लग्जरी के ज़रिए हो, या हर एक मुस्तकिल मिजाजी से नई चीज़ के पीछे हो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो सिंपल और लास्टिंग प्लेजर्स होते हैं उनको भी ख़त्म कर देते हैं। तो एक्साइटमेंट अपनी फितरत को अगर हम देखें तो उस अपनी फितरत से जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो बहुत छोटी होती है और वो डिपेंड करती है आपके इमोशनल एम्प्टीनेस, वो डिपेंड करती है कि वो बनाए एक आपका इमोशनल एम्प्टीनेस का साइकिल, जो कि एक दफ़ा ख़त्म होता है, फिर अगर आप थ्रिल के पीछे भागते हो फिर ठीक हो जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है। तो ये अप्स एंड डाउन्स आपको अनस्टेबल इमोशन प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से रसल आर्ग्यू करता है और सजेस्ट करता है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो हैं वो प्रिजनर बन जाते हैं अपनी ही क्रेविंग्स का, यानी वो अपनी ही इमोशनल इंस्टेबिलिटी का प्रिजनर बन जाते हैं और वो कभी भी मुतमईन नहीं रह सकते, सुकून में नहीं रह सकते अपनी डेली लाइफ की सिचुएशन में। तो वो आर्ग्यू करता है कि जो ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है वो इंसानी सलाहियत को कमज़ोर कर देती है और वो कभी भी जो है वो स्टेबल इंटरेस्ट नहीं ढूंढ पाता, इसलिए हमेशा मुतमईन नहीं रहता, हमेशा गैर मुतमईन रहता है और वो इसको कम भी नहीं करता। तो ये था हमारा सेकंड पैराग्राफ। अब थर्ड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। टू ओवरकम बोर्डम, रसल प्रपोजेस प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज ग्राउंडेड इन एक्टिव engagement and the cultivation of interest. He emphasizes the importance of developing pursuits that require effort, curiosity, and sustained attentions. Instead of avoiding boredom through distractions, individuals should confront it by filling life with meaningful activities. Russell stresses that work, hobbies, learning, and social interaction help transform boredom into productive engagement. He believes that a life rich in interest naturally minimize boredom as the mind remains occupied with goals and ideas that provide satisfaction beyond momentary pleasures. तो वो कहता है कि अगर आपने बोर्डम को ख़त्म करना है तो रसल ने यहाँ पे हमें एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड की हुई है जो हमेशा उनके अंदर रहती है, जो कि एक्टिव इंगेजमेंट होती है, जहाँ पर आप अपने इंटरेस्ट को कल्टीवेट पैदा करते हो। और वो जोर देता है कि जो इम्पोर्टेंस है ना, कि आपको जो अगर आपने डेवलपिंग एक परस्यूट, एक कोई चीज़ जो है वो तलाश करनी है, उसकी इम्पोर्टेंस है कि आप को एफ़र्ट लगेगी, आपकी तजस्सुस होगा, आपको एक सस्टेन किस्म की अटेंशन रखनी पड़ेगी, इसके बजाय कि आप अपनी बोर्डम को किसी भी डिस्ट्रैक्शन के ज़रिए जो है वो कम करो या अवॉइड करो। इंडिविजुअल को उसको बिल्कुल कन्फ्रंट करना पड़ेगा, उसकी मुखालफत करनी पड़ेगी। कैसे? कि वो इंस्टेड के टेम्परेरी चीज़ों के पीछे भागे, उसको मीनिंगफुल पर्पसेस और एक्टिविटीज़ के पीछे भागना पड़ेगा। तो रसल जो है यहाँ पर स्ट्रेस करता है काम को, हॉबीज़ को, लर्निंग को, सोशल इंटरेक्शन को, कि ये मदद करती हैं कि आपकी बोर्डम को एक मीनिंग। फिर अगर हम बात करते हैं, वो कहता है कि वो यकीन रखता है कि जो एक लाइफ है वो रिच होती है जब आप इंटरेस्ट में रहते हो, आप अपने मकासद के अंदर रहते हो, तो वो ये नेचुरली फितरती ऐसा होता है कि आपकी जो बोर्डम होती है वो कम हो जाती है और जो आपका माइंड होता है वो गोल से, आइडिया से जो है वो ऑक्यूपाई हो जाता है और यही आपको सेटिस्फेक्शन देती हैं, इसकी बजाय कि आप मोमेंट्री यानी वक्ती या लम्हा ये भर की जो खुशी है उसके पीछे भागो। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है कि a key aspect of Russell's philosophy is the balance between interest and excitement. In achieving true contentment, he distinguishes healthy interest, which is steady and nourishing, from excitement, which is intense but fleeting. Russell argues that happiness depends on cultivating interest that can be pursued over long periods without exhaustion. While excitement may have a place in the life, it should not dominate one's emotional needs. Contentment, according to Russell, arises when interest replaces thrill-seeking and when the mind finds fulfillment in continuity rather than constant stimulation. तो यहाँ पर वो कह रहा है कि एक जो कलीदी पहलू है ना रसल की फ़िलासफ़ी का, वो एक बैलेंस रखना है इंटरेस्ट को और एक्साइटमेंट को। अगर आप कोई एक सच्ची किस्म का मुतमईन आप रहना चाहते हो तो आपको तवाज़न रखना है और यहाँ पर वो हमें डिस्टिंग्विश एक फ़र्क दिखाता है कि हेल्दी इंटरेस्ट क्या चीज़ है जो कि हमेशा आपकी मुस्तकिल मिजाजी होती है और वो आपको ग्रो करते हैं, और फिर वो हमें बताता है कि एक्साइटमेंट्स जो होती है वो बहुत ही किस्म की आपकी जो होती है ना वो शिद्दत वाली होती है, लेकिन वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर वो आर्ग्यू करता है कि जो हैप्पीनेस है वो आपकी इस पर डिपेंड करती है कि आप अपना कोई अच्छा मकसद बनाओ जो कि आप लॉन्ग पीरियड तक लेकर चलो और आपको कोई थकावट ना हो। और जबकि एक्साइटमेंट जो होती है वो आपकी ज़िंदगी में इस तरह से होती है कि आपको अपने ऊपर से डोमिनेट नहीं होने देना। अगर आपने मुतमईन रहना है तो आपको इंटरेस्ट को रिप्लेस करना पड़ेगा अपनी एक्साइटमेंट से, अपने थ्रिल से, तभी आपका जो माइंड है ना वो एक सुकून पा सकेगा।
नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहता है कि रसल इलस्ट्रेट्स दैट इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव परस्यूट्स आर स्पेशली इफेक्टिव इन रिप्लेसिंग transient thrills and with lasting happiness. For instance, a person engaged in reading, research, or learning gains a deep and enduring sense of satisfaction that does not depend on novelty. Similarly, creative activities such as writing, painting, or music provide an outlet for expressions that sustains interest over time. Unlike fleeting excitements from entertainment or luxury, these pursuits enrich the inner life and protect individuals from boredom-induced unhappiness. Russell believes that such engagement strengthens the mind's resilience and foster a stable sense of joy. तो यहाँ पर रसल जो है वो बताता है कि आपने अगर तो आपकी जो इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव pursuits होती है ना वो अफेक्ट डालती हैं, आपने इस तरह से उस पर अफेक्ट डालना है कि आप जो थ्रिल्स को जो है वो क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, ठीक है, उनके साथ, यानी इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव परस्यूट के साथ जो आपकी एक मकसद है, मकसद को आपने जगह दे देनी है अपने थ्रिल्स की जगह। यानी आपने अपनी वक्ती खुशी को नहीं देखना, आपने देखना है कि आपको लॉन्ग रन के अंदर कितना उसका फ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पर आप अपनी रीडिंग में, रिसर्च में या कोई भी लर्निंग चीज़ हासिल करने के लिए अपनी आप को मुख्तसिस कर दो, तो वहाँ पर से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी जो कि आपकी नोवेलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि हर चीज़ आप नहीं करना चाहोगे। इसी तरीके से जो क्रिएटिव चीज़ें हैं जैसे राइटिंग होगी, पेंटिंग होगी या म्यूज़िक, ये भी आपको एक एक्सप्रेशन देता है कि आप अपने टाइम के साथ साथ इंटरेस्ट को मेंटेन कर पाओ। फिर अब वो कहता है, यहाँ पर तादाद दिखाता है कि जो एक्साइटमेंट होती है वो वक्ती होती है, वो इंटरटेनमेंट से आती है, वो लग्जरी से आती है और ये क्या करती है, ये ख़त्म हो जाती है। और ये जो चीज़ें हैं वो आपकी इनर लाइफ को, इंडिविजुअल्स को क्या करती हैं, वो जो बोर्डम इंड्यूस्ड अनहैप्पीनेस होती है ना, उनसे बचा लेती हैं। अगर आप मीनिंगफुल और पर्पसफुल और क्रिएटिव चीज़ों के पीछे जाओगे तो आप हमेशा हैप्पी रहोगे। तो रसल यहाँ पर यकीन रखता है कि इस तरह की इंगेजमेंट आपके माइंड को और भी मजबूत करती हैं और आपको खुशी को एंजॉय करने की सेंस भी प्रोवाइड करती हैं, और ये खुशी आपकी स्टेबल होती है, अनस्टेबल नहीं होती। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं, इन कंक्लूजन रसल व्यूज बोर्डम एज अ सीरियस कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस व्हेन लाइफ lacks meaningful engagement, and he warns that the relentless pursuit of excitement only deepens dissatisfaction. By cultivating lasting interest, maintaining a balance between stimulation and stability, and engaging in intellectual and creative activities, individuals can overcome boredom and achieve genuine contentment. Russell analysis highlights that happiness is not found in constant thrills, but in a thoughtfully engaged and purpose-driven life. तो नतीजे में हमें ये बताता है कि रसल बोर्डम को एक सीरियस वजह बताते हैं अनहैप्पीनेस की, जो कि तब आती है जब ज़िंदगी में आपका कोई भी मीनिंगफुल इंगेजमेंट नहीं होती। तो यहाँ पर वो हमें वार्न करता है कि आपने ये इस किस्म की जो परस्यूट, इस किस्म की चीज़ें, खुशी जो आपको एक्साइटमेंट के ज़रिए ही सिर्फ मिलती हैं, वो आपको और भी गैर मुतमईन कर देती हैं। तो आपने हमेशा ऐसे इंटरेस्ट के पीछे भागना है कि जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो मीनिंगफुल हो, जो पर्पसफुल हो, तभी आपका बैलेंस होगा स्टिमुलेशन में और स्टेबिलिटी में, और आप ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो जो इंटेलेक्चुअल हो और जो क्रिएटिव हो, तभी आप बॉर्डम को रिप्लेस करके अपना जेन्युइन किस्म की मुतमईन रह सकोगे। तो ये सारा हमें जो पूरा हमने देखा है उसके अंदर हमें ये पता चलता है कि हैप्पीनेस आपको मुस्तकिल थ्रिल्स में नहीं मिलती, बल्कि एक थॉटफुली इंगेज और पर्पस ड्रिवन लाइफ में मिलती है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 5। चैप्टर 5 है फटीग के बारे में। फटीग होती है थकावट। तो फटीग जो होती है, थकावट जो होती है, रसल के अकॉर्डिंग वो फिज़िकल और मेंटल दोनों होती हैं, ठीक है। यानी फिज़िकली भी आप इल हो सकते हो और मेंटली भी इल हो सकते हो। ये एक मेजर कॉज होती है आपकी, एक मेजर सोर्स होती है आपकी अनहैप्पीनेस की। आप अगर ज़्यादा काम कर लो या आपने इतना प्रॉपर रेस्ट ना करो या पुअर हेल्थ जो है, ये तीनों ये आपको लेकर जाते हैं कि आप इरिटेट रहते हो, आपका मूड लो रहता है और आप कभी भी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते। तो जो आपका ज़हनी थकावट होती है वो आती है आपको जब आप मुस्तकिल परेशान रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो या किसी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेन में यानी दबाव में रहते हो, तो ये आपकी क्या करती हैं, ये हैप्पीनेस ख़त्म कर देती हैं। फिर रसल एम्फसाइज़ यहाँ पर ज़ोर देता है कि आपको बैलेंस रखना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट लेनी चाहिए, अपने काम में मतवाज़न रखना चाहिए और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को, जो कि बहुत अहम है, उसको आपने मेंटेन करके रखना है। फिर अगर हम देखें कि एडवाइस क्या वो करता है, तो वो ये कहता है कि एक्सरसाइज करें, सोएं, डाइट लें, एक मेंटल रिक्रिएशन, ये आपको हेल्प करती है कि आप अपनी एनर्जी को रिस्टोर करो और एक पूरे तौर पर जो है वो आपको ये हेल्प करती है कि आप मुतमईन रहो। तो अगर हम एनालिसिस की बात करें तो साइकोलॉजिकल इंसाइट में हमें नज़र आता है कि जो थकावट होती है
वो ख़त्म कर देती है इस कैपेसिटी को कि आप ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। और अल्टीमेटली आपके नेगेटिव इमोशंस जितने भी होते हैं उनको ये प्रमोट करती है। आप हमेशा इरिटेट रहते हो, आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो। तो मेंटल जो आपको एग्जॉस्शन नज़र आती है वो आपको रोकती है कि आप कोई भी ऐसी सोचो जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके या कोई रैशनल थिंकिंग कर सको, यानी लॉजिकल थिंकिंग को वो ख़त्म कर देती है आपकी, जो मेंटली अगर आप जो है वो थके हुए रहते हो। सोशल क्रिटिक देखें तो जो सोसाइटी है वो ओवर वैल्यू कर रही है प्रोडक्टिविटी को और कांस्टेंट वर्क को, और जो कि ऑफन जो है वो किसकी सबब बनता है, वो थकावट का सबब बनता है और अनहैप्पीनेस की तरफ लेकर जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल फ़िलासफ़ी के, तो हैप्पीनेस जो है वो हमें ज़रूरत है कि हम बैलेंस रखें एक्टिविटी में भी और अपने रेस्ट के अंदर भी। जब हम लोग अपने वर्क के साथ इन चीज़ों का, अपने फुर्सत का, अपनी रिलैक्सेशन का ख्याल रखेंगे तो हम ठीक रहेंगे। तो वो कहता है कि अवेयरनेस होनी चाहिए लिमिट्स की, कि कहाँ पर हमने जो है वो ख़त्म करना है, रेस्ट करनी है, और कहाँ पर हमने काम करना है। यही हमें इंसान को जो है वो इमोशनल वेलबींग की तरफ लेकर जाएगा। थीम की बात करें तो बैलेंस ऑफ वर्क और रेस्ट नज़र आता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि हैप्पीनेस डिपेंड करती है कि आप जब अवॉइड करते हो ओवर वर्क को और आप अपनी रेस्ट का भी ख्याल रखते हो। फिर फिज़िकल और मेंटल हेल्थ की बात करें तो अच्छी हेल्थ जो है वो बुनियाद होती है कि आप मुतमईन रहो। फिर प्रिवेंशन ऑफ फटीग, यानी मॉडरेशन लेकर आनी है और लाइफस्टाइल की मैनेजमेंट करनी है। फिर एनर्जी फॉर इंगेजमेंट, यानी आपने जो आपकी थकावट है वो कम कर देती है इस एबिलिटी को कि आप कोई भी अपने आगे परस्यू कर सको अपने इंटरेस्ट को और रिलेशनशिप्स को। तो ये थीम्स थे। फिर आगे हम सिंबल्स की बात करें तो चेंज और बर्डन जो है वो हमें बता रहा है कि जो थकावट है वो वेट है जो हमें नीचे लेकर जा रहा है। फिर विल्टेड प्लांट हमें दिखा रहा है कि जो लॉस है विटैलिटी का, इंपॉर्टेंट होने का, वो इस वजह से है क्योंकि आप थक जाता है इंसान। फिर सनराइज़ और रिफ़्रेशिंग स्टीम जो है वो बताती है कि रिस्टोरेशन को ज़ाहिर कर रही है कि आप रिस्टोर होते हो रेस्ट से। फिर इंपॉर्टेंट कोटेशंस की बात करें तो फटीग इज़ वन ऑफ द चीफ ऑब्स्टैकल्स टू अनहैप्पीनेस, थकावट जो है वो सबसे बड़ी रुकावट है हैप्पीनेस की। अब है फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ आर एसेंशियल फॉर अ कंटेंटेड लाइफ, जो फिज़िकल और मेंटल रेस्ट है वो ज़रूरी है एक मुतमईन ज़िंदगी के लिए। एक्सेसिव वर्क एंड वरी डल द माइंड एंड स्पिरिट, ज़्यादा काम और परेशानी इंसान को और इंसान की रूह को क्या कर देते हैं, वो मध्यम कर देते हैं, डल कर देते हैं। फिर मॉडरेशन इन एक्टिविटी एंड केयर फॉर हेल्थ प्रिजर्व हैप्पीनेस, जब आप एक बिल्कुल मोतदिल हो जाओगे एक्टिविटी में और केयर में तो वो आपकी हैप्पीनेस को प्रिजर्व करेगी। पोटेंशियल क्वेश्चंस देखें तो एक्सप्लेन रसल्स व्यू ऑन फटीग एज अ कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस, हाउ डू फिजिकल एंड मेंटल फटीग अंडरमाइन कंटेंटमेंट, डिस्कस स्ट्रैटेजीज टू प्रिवेंट फटीग अकॉर्डिंग टू रसल, एनालाइज द रोल ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस इन अचीविंग हैप्पीनेस, इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल्स हाउ प्रॉपर रेस्ट एंड रिक्रिएशन इनहैंस वेलबींग। अब हम देखते हैं एक पूरा जो है वो कम्पैक्ट किस्म का आंसर फटीग के हवाले से जो कि इन सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। सो इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस Bertrand Russell regards fatigue as one of the most serious yet underestimated causes of human unhappiness. He argues that fatigue is not merely physical exhaustion but also mental and emotional depletion caused by excessive work, constant worry and lack of balance in life. When the body and mind are overstrained, a person loses the capacity for joy, interest and emotional resilience. This is why Russell states that fatigue is one of the chief obstacles to happiness. Fatigue weakens the individual's ability to cope with ordinary difficulties, making minor problems appear overwhelming and diminishing the pleasures derived from daily life. तो इस पैराग्राफ में वो बताता है कि जो बेट्रांड है उसने फटीग को कहा है, थकावट को कहा है कि सबसे सीरियस जो है ना वो आपको ये एक कॉज नज़र आता है अनहैप्पीनेस का। तो वो आर्ग्यू करता है कि जो थकावट होती है सिर्फ आपको जिस्मानी नहीं होती बल्कि आपको ज़हनी भी होती है, आपको जज्बाती भी होती है। जब आप ज़्यादा काम कर लेते हो या मुस्तकिल तौर पर परेशान रहते हो या आप बैलेंस नहीं कर पाते, तो जब बॉडी और माइंड में स्ट्रेस आ जाता है तो एक इंसान ये कैपेसिटी अपनी खो देता है कि वो अपनी खुशी को देखे, अपने मकसद को देखे या अपनी इमोशनल रिजिलियंस यानी पुख्तगी को देखे। तो इसी वजह से रसल ने ये कहा है कि जो फटीग है, जो थकावट है, वो सबसे बड़ा एक रुकावट है हैप्पीनेस की। तो जो थकावट है वो कमज़ोर कर देती है एक फ़र्द की सलाहियत को कि वो आम मुश्किलात के साथ कैसे निपटता है
और वो छोटी प्रॉब्लम्स को भी बहुत ही ज़्यादा लगती है उसको कि वो बड़ी हैं और वो उसकी ज़िंदगी से उसका सुकून या खुशी छीन लेती हैं। सेकेंड पैराग्राफ है कि रसल एम्फसाइज दैट फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट आर एसेंशियल फॉर अ कंटेंटेड लाइफ बिकॉज विदाउट एडुकेट रेस्ट even meaningful purpose or work becomes a burden. Continuous mental strain dulls creativity, reduces enthusiasm, and fosters irritability and pessimism. Russell observes that people who are constantly tired tend to develop negative attitudes towards life as exhaustion, distort judgment, and emotional responses. In The Conquest, he warns that excessive work can very dull the mind and spirit, suggesting that unhappiness often results not from failure or misfortune, but from prolonged overexertion. तो यहाँ पर वो ये कहता है कि जोर देता है कि फिजिकल और मेंटल रेस्ट जो होती है वो ज़रूरी होती है एक मुतमईन ज़िंदगी के लिए। क्यों? क्योंकि जब आपने ज़्यादा रेस्ट नहीं लिया और हत्ता कि जो आप मीनिंगफुल काम कर रहे हो वो आपके लिए बर्डन बन जाएगा। तो जब आप कॉन्टीन्यूसली एक ज़हनी दबाव में होते हो तो वो आपकी क्रिएटिविटी को भी डल कर देता है, आपसे जज्बे को कम कर देता है और वहाँ पर आप बिल्कुल इरिटेट रहते हो और नेगेटिव थॉट्स का शिकार हो जाते हो। तो रसल कहता है उसने ऑब्ज़र्व किया लोगों को जो कॉन्स्टेंटली थक जाते हैं, उनके अंदर नेगेटिव रवैया आ जाता है ज़िंदगी के बारे में और उनकी जो जजमेंट है वो भी ख़राब हो जाती है और उनकी इमोशनल रिस्पॉन्सेस भी वीक नज़र आती हैं। और इसी तरह इस कॉन्टेक्स्ट में जब वो हमें वार्न कर रहा है वो कहता है कि जब ज़्यादा आप काम कर लेते हो और या ज़्यादा आप परेशान हो जाते हो तो ये आपकी माइंड और स्पिरिट दोनों को डल कर देती है। ये चीज़ सजेस्ट करती है कि अनहैप्पीनेस रिज़ल्ट है फेलियर की नहीं और मिसफॉर्चून की ही नहीं, बल्कि आप जब बहुत ही ज़्यादा काम करने लग जाते हो तब की भी। फिर कहता है फर्दरमोर रसल क्रिटिसाइज द मॉडर्न टेंडेंसी टू ग्लोरीफाई ओवरवर्क एंड relentless ambition. He argues that a life driven solely by productivity and competitions ignores the fundamental human need for recovery and balance. When individuals neglect rest and health, they sacrifice long-term happiness for short-term achievement. Russell therefore advocates moderation, maintaining that moderation in activity and care for health preserve happiness by balancing work with leisure, effort and with rest, and ambition with self-care. Individual protect their mental and physical well-being. तो यहाँ पर हमें वो मज़ीद ये कहता है कि रसल क्रिटिसाइज़ करता है जो एक जदीद किस्म की टेंडेंसी होती है कि आप अपने ओवर काम को अपने ज़्यादा काम करते हो और आपको उस चीज़ को ग्लोरीफाई करते हो, समझते हो उसमें बड़ी इज्जत है, या आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जज्बा, उसमें आप इज्जत समझते हो। तो वो आर्ग्यू कहता है कि ये जो ज़िंदगी है ना इस तरह की, वो जो सिर्फ प्रोडक्टिविटी या कंपटीशन के ऊपर मबनी हो, वो इग्नोर कर देती है इंसान की जो बुनियादी ज़रूरत होती है रिकवरी के लिए और बैलेंस के लिए, यानी रेस्ट को। जब इंडिविजुअल किसी भी चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं ना, यानी अपने रेस्ट को निगलेक्ट कर देते हैं या सेहत को, तो वो सेक्रीफाइस करते हैं अपनी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को। तो जब आप अपनी सेक्रीफाइस करते हो एक लंबी किस्म की खुशी को एक शॉर्ट टर्म अचीवमेंट के लिए, तो अल्टीमेटली आप नुकसान पाते हो अपने हेल्थ के साथ साथ अपने आप का। तो रसल यहाँ पर एडवोकेट करता है, यहाँ पर बताता है कि आप मुतदिल रहो, कोई भी चीज़ है उसमें तवाज़न रखो। तो जब आप तवाज़न रखोगे एक्टिविटी में या सेहत में, अपनी केयर करोगे, तो आप हैप्पीनेस भी पा सकते हो। जब आप अपनी एफर्ट को, रेस्ट को, हर चीज़ को तवाज़न में रखोगे तो आप अपने मेंटल और फिजिकल वेल बीइंग दोनों को प्रोटेक्ट करोगे। नेक्स्ट वो कहता है कि इन कंक्लूजन रसल प्रेजेंट्स फटीग एज अ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर टू हैप्पीनेस दैट कैन बी ओवरकम थ्रू रेशनल लिविंग बाय इंश्योरिंग एडुकेट रेस्ट, अवॉइडिंग अननेसेसरी वरी एंड प्रैक्टिसिंग मॉडरेशन. Individuals can restore vitality and rediscover contentment. Russell's analysis reminds us that happiness depends not only what we achieve but also how wisely we conserve our energy and care for our health. तो नतीजे में यही कहता है कि ये प्रेजेंट करता है कि जो थकावट है वो सिर्फ साइकोलॉजिकली नहीं होती, जिस्मानी भी होती है रुकावट हैप्पीनेस के लिए। तो जब तक आप उसको अच्छे से सेहत अपनी रेस्ट नहीं लोगे और अपनी जो गैर ज़रूरी परेशानी उनको तर्क नहीं कर दोगे और मुतदिल नहीं रहोगे, तब तक आप ये रिस्टोर नहीं कर सकते अपना सुकून। तो रसल यहाँ पर हमें बताता है कि हैप्पीनेस डिपेंड करती है इसी पर नहीं कि आपने क्या अचीव किया, पर इस पर भी कि आपने अपनी एनर्जी को और अपनी हेल्थ को कैसे प्रिजर्व रखा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 जो है वो है एनवी। एनवी जो होती है वो बताता है कि ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव इमोशन है जो अनहैप्पीनेस की का सबब बनता है, ये वजह से होता है। तो एनवी जो होती है वो कब आती है? जब आप अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हो और आप जो है वो बिल्कुल ही
ऐसा लो फील करते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को दूसरों के सक्सेस, उनकी मलकियत और उनकी क्वालिटी की वजह से जांच रहे होते हो। तो ये चीज़ आपको कड़वा बना देती है, आप मुतमईन नहीं रहते, आपके अंदर समाजी टेंशन आ जाती है और यही चीज़ ये चीज़ आपको फ़ोर्स करती है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश ना हो, बल्कि दूसरों को देखते रहते हो, जिसकी वजह से आप जो है वो बिल्कुल ही अनहैप्पी रहते हो। तो रसल यहाँ पर एम्फसाइज़ करता है कि हैप्पीनेस तब ग्रो करती है जब एक बंदा जो है वो अपनी एनिवी को, ये जो आप दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हो, ये जो हसद वगैरह होती है, इससे अवॉइड करते हो। तो फिर आप जब डेवलप करते हो मुतमईन होना अपनी ही पर्सनल अचीवमेंट्स के साथ, तो फिर आप हैप्पी होते हो। तो प्रैक्टिकल एडवाइस में हमें ये बताता है कि जी फोकस करें अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर, शुक्रगुजारी के ऊपर, और आप इसके बजाय कि आप ना खुश हो, आप उस चीज़ को एडमायर करें, खुश हो, उसकी तारीफ़ करें। फिर एनालिसिस की बात करें तो एनिवी जो है वो बहुत ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इमोशन है। जब आप अपने आप दूसरों को देखते हो कि ये तो जा रहा है, हसद करते हो, एक बुग्स रखते हो अपने दिल में, तो जो बुग्स चीज़ है वो आपको सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाती है और आपकी एनर्जी को भी नेगेटिव बना देती है दूसरों की तरफ, और पॉजिटिव नहीं रखती आपके एक्शंस को, और ये आपको एक ऐसे साइकिल में फंसा देती है जो हमेशा आप गैर मुतमईन रहते हो, लोगों के अंदर भी और मटीरियल सक्सेस के साथ भी। तो सोशल क्रिटिक हमें यह बताता है कि कम्पिटिटिव जो सोसाइटीज़ होती हैं उनके अंदर जो आपको है वो एनिवी नज़र आती है, जिसको ग्लोरीफाई वो करते हैं जी वेल्थ से, स्टेटस से, अपीयरेंस से। फिर अगर हम प्रैक्टिकल फ़िलासफ़ी देखें तो वो क्या है यहाँ पर क्रिटिसिज्म एनालिसिस करते हुए कि हैप्पीनेस के अंदर आपको ज़रूरत है कि अपना फोकस शिफ्ट करें अंदर की तरफ, यानी अपने आप की वैल्यू पर, अपनी आप की ग्रोथ पर, अपनी आप की अचीवमेंट पर फोकस करें, इंस्टेड के दूसरों को आप पैरामीटर रखें। फिर अपनी एडमायरेशन अपने अंदर बनाएं, अपने अंदर जो है वो एक फ़याज़ दिली रखें, अपना हमदर्दी रखें दूसरों के लिए। उसके बाद अगर हम थीम्स देखें तो थीम्स में हमें सोशल कंपैरिजन नज़र आता है कि एक इंसान दूसरों के साथ जो है वो किस तरह कंपैरिजन करता है और जिसकी वजह से वो हमेशा नाखुश रहता है। फिर कंटेंटमेंट यानी मुतमईन होना देखें तो सेटिस्फेक्शन जो है, जब आप अपनी ज़िंदगी के साथ सेटिस्फाइड होगे तो ये आपको काउंटर करेगी एनिवी से। फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट वर्सेस रिजेंटमेंट, तो ये हमें क्या बताता है कि आप एक कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ अपनी करते हो जब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हो, और अगर आपने जेलसी की तरफ जाओगे तो आप रिजेंटमेंट करोगे, और रिजेंटमेंट जो है वो एक डिस्ट्रक्टिव इमोशन है। फिर है जी ग्रेटिट्यूड और पर्सपेक्टिव, यानी शुक्रगुजारी। अगर आप अपनी ही चीज़ों को देखते हो और शुक्र करते हो उस पर, तो आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो और अल्टीमेटली आप इस नेगेटिव इमोशन से ओवरकम हो जाओगे। फिर सिंबल्स देखें तो पॉइजन और थ्रोन, तो जहर और कांटा, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो एनिवी है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और टॉक्सिक इमोशन है। फिर मिरर ऑफ कंपैरिजन, तो आप रिफ्लेक्ट करो, कांस्टेंट आप देखते हो एक डिस्ट्रक्टिव, जब आप अपने आप को दूसरे के मिरर में देखते हो तो आप अपने आप को हमेशा नेगेटिव ही देखोगे। फिर सनलाइट और गार्डन जो है वो रिप्रेजेंट करता है कंटेंटमेंट को और पर्सनल ग्रोथ को, जो कि एंटीडोट है, वो आपको हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। इंपॉर्टेंट कोटेशंस की बात करें तो एनिवी इज़ वन ऑफ द चीफ कॉजेज़ ऑफ अनहैप्पीनेस इन कम्पिटिटिव सोसाइटीज़, ये सबसे बड़ी जो है वो एक वजह है अनहैप्पीनेस की कम्पिटिटिव सोसाइटी में। फिर हैप्पीनेस ग्रोज व्हेन वी अवॉइड एनिवी एंड कल्टिवेट कॉन्टेंटमेंट, कंपैरिजन विद अदर इज अ सब्टल थीफ ऑफ सेटिस्फेक्शन, एडमायरेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट आर बेटर कंपेनियंस दैन रिजेंटमेंट। फिर अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो एक्सप्लेन रसल्स व्यू ऑफ एनिवी एज अ सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस, हाउ डज सोशल कंपैरिजन कंट्रीब्यूट टू डिससैटिस्फैक्शन, डिस्कस द प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम एनिवी एंड कल्टिवेट कंटेंटमेंट, एनालाइज द साइकोलॉजिकल एंड सोशल इफेक्ट्स ऑफ एनिवी, illustrate with example how self improvement replaces destructive jealousy. अब हम देखते हैं इसका एक कम्पैक्ट किस्म का आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, Bertrand Russell identifies envy as one of the most destructive psychological forces in modern competitive societies. He argues that envy arises when individuals measure their own worth not by personal growth or inner satisfaction, but by comparison with the success, wealth, or status of others. In such societies, people are constantly encouraged to compare themselves, which breeds dissatisfaction even among those who are materially comfortable. Russell therefore rightly observed that envy is one of the chief cause of unhappiness in competitive societies because it makes happiness depend on others' failures rather than their own fulfillment. तो हमें इस पैराग्राफ में नज़र आ रहा है कि जो रसल है उसने आइडेंटिफाई किया एनवी को कि सबसे जो तबाहकुन साइकोलॉजिकल ताकत है ना आजकल के मुकाबले करने वाली सोसाइटीज़ में जहाँ कंपटीशन बड़ी पीक पर है, तो वो आर्ग्यू करता है कि जो एनवी है
वो इंडिविजुअल कैसे जो है तब आती है इंडिविजुअल के अंदर जब वो अपने आप को, अपनी वर्थ को अपनी ज़ाती ग्रोथ से नहीं मापता या अपनी इनर सेटिस्फेक्शन से नहीं मापता, बल्कि दूसरों की सक्सेस, दूसरों की दौलत, दूसरों के स्टेटस देखकर वो मापता है। तो इस तरह की सोसाइटी में लोग जो होते हैं वो हमेशा अपने आप को कंपेयर ही करते रहते हैं दूसरों के साथ, और इस तरह से वो हमेशा गैर मुतमईन रहते हैं, क्योंकि वो उनके साथ अपने आप को जो है वो कंपेयर कर रहे होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा है उनकी निस्बत, तो वो खुश नहीं होते कभी भी। तो रसल इसलिए कहता है कि जो एनवी है वो एक सबसे बड़ी वजह बनती है अनहैप्पीनेस की इस किस्म की कम्पिटिटिव सोसाइटीज़ में, क्योंकि हैप्पीनेस जो है वो दूसरों की फेलियर पर जब डिपेंड करेगी अपनी फुलफिलमेंट या अपनी सुकून की बजाय, तो अल्टीमेटली आप हमेशा जो है वो नाखुश ही रहोगे, क्योंकि आप दूसरों को देख के सेटिस्फाई हो रहे हो, क्योंकि वो गिर रहे हैं तो आप भी हमेशा गिरोगे ही, कभी भी खड़े नहीं हो सकते। तो रसल एक्सप्लेन्स दैट, सेकंड पैराग्राफ में, कि रसल एक्सप्लेन्स दैट एनवी अंडरमाइंस हैप्पीनेस बाय शिफ्टिंग अटेंशन फ्रॉम what one possesses towards what one lacks. The habit of comparison poisons contentment, as satisfaction become impossible when there is always someone more successful. He aptly remarks that comparison with others is a subtle thief of satisfaction, since it quietly erodes joy without offering any real benefit. Anyways, individuals are unable to enjoy their own achievements because they remain preoccupied with surpassing others, leading to constant frustration and resentment. दरअसल यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि एनीवी जो होती है ना, आप इस तरीके से उसको जो है वो क्या उसने कहा कि आप क्या करते हो कि इस तरह से होती है कि आप अपनी अटेंशन को शिफ्ट कर लेते हो एक ऐसी चीज़ों की तरफ जो दूसरे लोगों के पास है या दूसरे लोगों के पास नहीं है। तो इस किस्म की जो आपकी आदत होती है कंपैरिजन की, ये जहर कर देती है, आपको ख़त्म कर देती है आपके इत्मीनान को और आपकी जो सेटिस्फेक्शन है उसको, और आपकी कभी वो हो ही नहीं सकती। और इसीलिए आप जो है क्योंकि आप हमेशा अपने आप का कंपैरिजन दूसरों के साथ करोगे जो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, तो इसलिए आप जो हो वो हमेशा आपके पास सेटिस्फेक्शन होगी ही नहीं। तो कहता है कि अगर आपने ये देखा कि आप दूसरा क्या नहीं रखता, तो आप क्या रखते हो या दूसरे के पास क्या है और आपके पास क्या नहीं, तो आप सेटिस्फाइड कभी भी नहीं हो सकते। जो एनवियस किस्म के इंडिविजुअल्स होते हैं वो कभी भी अपनी अचीवमेंट्स को एंजॉय कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के ऊपर होते हैं, दूसरा क्या कर रहा है, ये दूसरे ने क्या नहीं किया, और वो फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं और रिजेंटमेंट में रहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहता है कि टू काउंटर दिस कंडीशन रसल एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्टिवेटिंग कंटेंटमेंट एंड रीडायरेक्टिंग इमोशनल एनर्जी टुवर्ड कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड्स। ही बिलीव्स दैट हैप्पीनेस ग्रोज व्हेन इंडिविजुअल कॉन्शियसली अवॉइड एनवी एंड accept their circumstances without bitterness, and he suggests happiness grows when we avoid envy and cultivate contentment, highlighting that inner peace depends on self-acceptance rather than rivalry. Contentment does not imply lack of ambition but a refusal to let others' success diminish one's own sense of worth. तो कहता है कि अगर आपने इस किस्म की कंडीशन को काउंटर करना है तो रसल यहाँ पर जोर देता है कि आप इम्पोर्टेंस को देखोगे कि आप किस तरीके से अपने अंदर एक इत्मीनान जो है उसको बनाते हो, और वो आपके इमोशंस को रीडायरेक्ट करता है ऐसी चीज़ों के अंदर जो कि कंस्ट्रक्टिव रवैये हों। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्या होते हैं कि यानी जो आपको पॉजिटिव चीज़ की तरफ लेकर जा रहे हैं, और वो यकीन रखता है कि जो खुशी होती है तब होती है जब फ़र्द जो है वो जो हम शऊरी तौर पर अवॉइड करें कि उन्होंने भाई एनवी इख्तियार नहीं करनी, उन्होंने अपने सर्कमस्टेंसेस अपने हालात को एक्सेप्ट करना है बग़ैर कड़वे हुए। और वो कहता है कि हैप्पीनेस तब आप ग्रो करोगे जब आप अपनी एनवी को अवॉइड करोगे और मुतमईन होने को पैदा करोगे। तो इसी तरीके से आपका जो इनर पीस है वो बरकरार रहेगा, वो आप पर डिपेंड करेगा, किसी और के ऊपर नहीं। और जो है वो आप जब जो है उस आपके अंदर कोई एम्बिशन की कमी नहीं आएगी और आप दूसरों की सक्सेस को अपनी वर्ड से नहीं जांचोगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहता है कि रसल फर्दर आर्ग्यूज दैट एडमायरेशन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोवाइड अ हेल्थियर अल्टरनेटिव टू envy. Instead of resenting others' achievement, individuals should learn from them and channel their energy into a personal development. He maintains that admiration and self-improvement are better companions than resentment, because they inspire progress without emotional harm. By transforming their envy into motivation, individuals free themselves from bitterness and restore emotional balance. तो वो यहाँ पर कहता है कि एडमायरेशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही एक अच्छी आपकी अल्टरनेटिव एक आप तबादला है कि आप अपने आप को एडमायर करोगे तो आप एनवी से बच जाओगे। आप अपनी एनर्जीज को अपने लिए इस्तेमाल करो, आप अपने आप की वर्थ को देखो, आप दूसरों के पैमाने में दूसरों को अपने आप को मत जांचो, आप अपनी आपको इस किस्म के जज्बाती नुकसान से बचाओगे, अपनी एनर्जी को इस तरह से ट्रांसफ़र कर दोगे मोटिवेशन में, और इंडिविजुअल जो है वो इस तरह से करवाहटपन से भी जो है वो दूर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है
नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ में है, इन कंक्लूजन रसल प्रेजेंट्स एनवी एज अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस दैट थ्राइव्स ऑफ कंपैरिजन एंड कंपटीशन बाय रिजेक्टिंग एनवी एम्बैरेसिंग कंटेनमेंट एंड फोकसिंग ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट रादर देन रिजेंटमेंट इंडिविजुअल कैन escape the psychological trap of dissatisfaction. Russell analysis reinforced his central belief that happiness is an internal achievement attainable through rational control of emotions and a healthy perspective on others' success. तो नतीजे में हमें ये मिलता है कि जो रसल है वो हमें कहते हैं कि एनवी जो है ना वो आप खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाते हो और वो वजह बनती है आपकी अनहैप्पीनेस का, क्योंकि आप कंपैरिजन में हो, कंपटीशन में हो. जब आप रिजेक्ट कर दोगे इस एम्बिशन को तो आप जो है वो मुतमईन हो जाओगे, अपने ऊपर जोर दोगे, आप अपने आप को इस कॉलेज जो साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें आप मुतमईन नहीं रहते इससे बचा लोगे और आप जो है वो आपका बिलीफ सेंट्रल ये बन जाएगा कि हैप्पीनेस जो है वो इंटरनल अचीवमेंट का नाम है जो आपको एक रैशनल कंट्रोल देती है इमोशंस का भी और हेल्दी पर्सपेक्टिव्स का भी, दूसरों की हेल्दी पर्सपेक्टिव आपने रखना है दूसरों की सक्सेस के साथ. यानी अगर वो उनको कोई कामयाबी अचीव हो रही है तो आप रश करें, आप हस्द ना करें. तो इस चीज़ों से अपने आप को निकालेंगे तभी रसल के अकॉर्डिंग आप हैप्पीनेस अचीव. चैप्टर 7 है द सेंस ऑफ सिन, यानी गुनाह का शऊर. सो रसल एक्सप्लोर करता है यहाँ पर हमें साइकोलॉजिकल और सोशल जो हमारे ओरिजिन होते हैं कि कैसे आपको साइकोलॉजिकली और सोशल आपको गिल्ट महसूस होता है या मॉरल एंजाइटी आती है, जो कि कलेक्टिवली हम उसको कहते हैं इस शऊर को, कि जब आपको ऐसा फील होता है कि कुछ आपने गलत किया है तो जो गिल्ट और मॉरल एंजाइटी आती है उसको रसल कहता है सेंस ऑफ सिन, यानी गुनाह का शऊर. तो जो गुनाह का शऊर होता है जब वो उठता है तो लोग जो है वो इंटरनली तौर के ऊपर वो बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म के मॉरल कोड्स जो होते हैं उनको अपने अंदर क्या कर लेते हैं, इंटरनलाइज कर लेते हैं. और अक्सर वो जो चीज़ें होती हैं वो हमें रिलीजन और सोसाइटी सिखाती है और ये जो है ये हमें सेल्फ की तरफ लेकर आता है और अल्टीमेटली अनहैप्पीनेस की तरफ लेकर आता है, ये रसल कहता है. फिर ये जोर डालता है कि गिल्ट और जो मॉरल परफेक्शन है वो एंजाइटी डालती है, वो लो हमारी एक्सट्रीम करती है, वो हमें जितनी भी हमारी कुदरती इम्पल्सिस होती हैं उनको रिप्रेस करती हैं. फिर असल ये आर्ग्यू करता है जो गिल्ट है, जो जब आप बहुत ज़्यादा गिल्ट करने लग जाते हो और अक्सर इस चीज़ को रसल कहता है कि ये इरेशनल है मॉडर्न लाइफ में, ये रसल कह रहा है. फिर वो कहता है कि ये जो सख्त किस्म के मॉरल कोड्स हैं ये अब जो है वो वेल बीइंग के साथ जो है वो आप उसके साथ मुंसलिक मत करें, यानी उसके अकॉर्डिंग. फिर वो प्रैक्टिकल एडवाइस देता है कि आप एक रैशनल यानी एक लॉजिकल मॉरल थिंकिंग रखें, अपने एक बंदे को या अपने आप को फॉरगिव करें. उसके अलावा आप जो है वो सोशल रिलीजियस प्रेशर्स को अवॉइड करें जो आपकी इमोशनल लाइफ पर गलबा पा रही है, ये रसल कह रहा है. फिर एनालिसिस करते हैं इसका, तो एनालिसिस में नज़र आता है कि ये जो सेंस है गुनाह की ये कंट्रीब्यूट करती है कि आप अपने आप की अनहैप्पीनेस की तरफ जाओ और यही चीज़ आपको परेशान करती है और आप ज़िंदगी का लुत्फ़ नहीं ले सकते. जब आप बहुत ज़्यादा गिल्ट करने लग जाते हैं तो वो आपको बेसिकली मेंटली आपको थका देती है, आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को पनिश करते हो. सोशल क्रिटिक के बारे में बताएं तो सोसाइटी जो है वो स्ट्रेस डालती है कि आप फरमाबरदारी करो, आप नेक रहो, आप मॉरल चीज़ों को अपनाओ और यही चीज़ आपको ज़ोर देती है कि आप गिल्टी महसूस करो. तो रसल क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि आप जो ब्लाइंडली जो आप कंफर्टनेस को इधर देखते हो ना कि आप कंफर्ट हो जाते हो, वो आपकी ह्यूमन इंपल्सिस को सप्रेस कर देता है, दबा देता है. तो प्रैक्टिकल फिलॉसफी हमें ये कहता है कि हैप्पीनेस जो है उसको एक रैशनल मॉरल असेसमेंट की ज़रूरत है जिसके अंदर आप एथिकल बिहेवियर को पर्सनल वेल बीइंग के साथ मतवाजन रखो और सेल्फ फॉरगिवनेस की तरफ जाओ, मुतदिल चीज़ की तरफ जाओ जो कि आपको अननेसेसरी गिल्ट में मुब्तला ना करे. अगर हम थीम्स की बात करें तो वो इंटरनलाइज जो मॉरल प्रेशर होता है ना जो सोसाइटी और रिलीजन दिखाती है वो ही एक्सेसिव गिल्ट का बाइस बनती है. सेल्फ रिप्रोच और एंजाइटी का थीम मिलता है कि जब आप बहुत ज़्यादा मॉरली फेल होते हो तो आप अपने आप को गिल्ट में रखते हो और एंजाइटी में रखते हो और अल्टीमेटली आप हैप्पी नहीं रहते. रैशनल एथिक्स की तरफ जाती है कि जो प्रैक्टिकल मोरालिटी है वो आपकी वेल बीइंग को बढ़ाती है. फिर वो कहता है कि जो आपने बैलेंस करना है ड्यूटी और प्लेजर के दरमियान, हैप्पीनेस जो है वो एथिकल में आपको क्या करना चाहिए, वो नेचुरल आपकी डिज़ायर के अंदर होनी चाहिए, बैलेंस में होनी चाहिए कि ड्यूटी और प्लेजर में. फिर सिंबल्स की बात करें तो चेंज और बर्डन रिप्रेजेंट करते हैं गिल्ट को कि वो एक तरह से वेट है, वो आपकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट
कर रहा है। फिर मिरर ऑफ कंसाइंस जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपके अंदर की जो जजमेंट है वो उसको। फिर डार्क क्लाउड्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके दिमाग के अंदर जो एक बेसिकली गुस्सा भरा हुआ है अपने आप के लिए वो। फिर इंपॉर्टेंट कोटेशंस देखते हैं कि द सेंस ऑफ सिन इज़ लार्जली अ क्रिएशन ऑफ सोशल एंड रिलीजियस प्रेशर, कि जो शऊर गुनाह का है वो बनाया गया है समाजी और मजहबी दबाव की वजह से। एक्सेसिव गिल्ट इज़ वन ऑफ द चीफ ऑब्स्टेकल्स टू हैप्पीनेस, सबसे बहुत ज़्यादा जब आप गिल्ट करने में मुब्तला हो जाती हो तो ये सबसे बड़ा रुकावट होती है आपकी खुशी की। फिर हैप्पीनेस रिक्वायर्स अ रैशनल मैनेजमेंट ऑफ कंसाइंस एंड सेल्फ फॉरगिवनेस, कि खुशी जो है उसको ज़रूरत होती है कि आप लॉजिकल मैनेजमेंट की तरफ जाओ अपने ज़मीर की और अपने आप को माफ़ करो। मोरल एंजाइटी शुड नॉट ओवरशैडो द जॉयज़ ऑफ लाइफ, इखलाकी जो परेशानी है आपकी वो आपकी ज़िंदगी की खुशियों को उसको ओवरशेडो नहीं करना चाहिए। पोटेंशियल क्वेश्चंस देखें तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिन ऑफ एसेंस ऑफ सिन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हैप्पीनेस, हाउ डज इंटरनलाइज गिल्ट कंट्रीब्यूट टू अनहैप्पीनेस, डिस्कस रसल्स क्रिटिक ऑफ सोसाइटल एंड रिलीजियस प्रेशर इन क्रिएटिंग गिल्ट, एनालाइज प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज फॉर ओवरकमिंग एक्सेसिव मोरल एंजाइटी, इलस्ट्रेट हाउ रैशनल एंड मोरल थिंकिंग कैन इन्हांस हैप्पीनेस। तो इसका अब हम एक कंप्रीहेंसिव सा आंसर देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब हम देखते हैं कंप्रीहेंसिव सा आंसर इसका। सो लेट्स स्टार्ट। In The Conquest of Happiness, Bertrand Russell explains the concept of the sense of sin as deep-seated feeling of guilt and moral anxiety that persists even when no real harm has been done. He argues that this sense of sin is not always connected with the genuine wrongdoing. Rather, it often rises from rigid moral codes absorbed unconsciously during childhood. Such guilt operates internally and continues to trouble individual long after the original moral rules have lost their relevance. So Russell believes that this excessive moral self-criticism seriously damages happiness by burdening the mind with unnecessary remorse and fear. तो इस पैराग्राफ में ये कहता है कि जो शऊर होता है ना गुनाह का, वो बहुत ही ज़्यादा डीप सेटेड फीलिंग है गिल्ट की, यानी आपके अंदर जो है वो एक हमेशा रहने वाली गिल्ट की फीलिंग है। आप मोरल एंजाइटी में रहते हो और यही चीज़ जो है अगर चाहे आप बार बार वो आपको कहती है, उसके अंदर कोई हार्म नहीं होता हकीकत में, लेकिन क्या है कि आपको बार बार ये शऊर आता है कि आपने गुनाह किया, तो आप क्या है कि आप हमेशा जो है वो रॉन्ग डूइंग की सेंस के साथ, हकीकत में वो इतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन आप अपने आप को मलामत करते रहते हो। और ये आता कहाँ से है? ये एक सख्त किस्म के मॉरल कोड से जो बचपन में आपके दिमागों में डाल दिए गए थे। तो इस तरह का जो गिल्ट होता है वो आपको इंटरनली तौर पर आपको ट्रबल बना देता है, आपको ट्रबल सम करता है, आपको तंग करता है और आप अपनी ओरिजिनल वैल्यू खो देते हो। और ओरिजिनल जो मॉरल रूल्स हैं, अगरचा के वो जो पुराने किस्म के रूल्स जो आपके अंदर डाले गए हैं वो अपनी रेलेवेंस मॉडर्न ईरा में खो चुके हैं फिर भी। तो रसल को यकीन ये है कि जो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्रिटिसिज्म करते हो ना अपने सेल्फ की, तो वो आपकी हैप्पीनेस को डैमेज कर देता है क्योंकि आप अपने माइंड में अननेसेसरी खौफ डाल रहे हो जिसकी ज़रूरत आज में नहीं है। सो सेकंड पैराग्राफ में कहता है कि इंटरनलाइज्ड गिल्ट अकॉर्डिंग टू रसल कंट्रीब्यूट्स टू अनहैप्पीनेस बाय क्रिएटिंग अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ सेल्फ रिप्रोच। इंडिविजुअल्स सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन जज देयर नेचुरल डिजायर्स एंड ऑर्डिनरी ह्यूमन impulses as sin, which leads to inner conflict and emotional tension. Instead of enjoying life, they remain trapped in feelings of shame and anxiety even when their actions are harmless. So Russell points out that this inward guilt often persists without any rational justification, making people unhappy not because of what they do but because of what they believe they ought not to feel or think. As a result, happiness becomes impossible since peace of mind is replaced by continuous moral unease. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो इंटरनलाइज्ड किस्म का ये जो आपका गिल्ट आपने अंदर भर लिया है, तो ये आपकी अनहैप्पीनेस का बाइस बन रहा है क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को अप्रोच कर रहे हो, सेल्फ क्रिटिसिज्म पर जा रहे हो और अपने आप को जज कर रहे हो, अपनी नेचुरल डिज़ायर्स को, और इवन के ऑर्डिनरी जो आपकी ह्यूमन इम्पल्सेस है आप उसको भी सिंफुल गुनाह समझ रहे हो। और इसी तरह से जब आप अंदरूनी तौर पर कन्फ्लिक्ट का और इमोशनल टेंशन का शिकार रहते हो तो आप अनहैप्पी रहते हो, तो आप कभी भी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। आप अपनी फीलिंग्स, ये शर्मिंदगी की और परेशानी की फीलिंग्स के अंदर ट्रैप रहते हो, अपने एक्शन, हत्ता कि आपके एक्शंस हार्मलेस होते हैं फिर भी। तो रसल जो है यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है जो अंदर वाला आपका गिल्ट है वो आपको बगैर रैशनल जस्टिफिकेशन के कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। आपको पहले उस पर सोचना है। आपने यही चीज़ जो है ये लोगों को क्या करती है, अनहैप्पी बनाती है। इस वजह से नहीं कि उन्होंने ऐसा किया, बल्कि इस वजह से क्योंकि वो ये यकीन रखते हैं कि उनको ऐसा सोचना नहीं चाहिए या फील नहीं करना चाहिए था।
जिसके नतीजे में हैप्पीनेस जो है वो इम्पॉसिबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग का जो पीस है वो उड़ गया है, वो रिप्लेस हो गया है कि आप बार बार अपने आप को मॉरल पैमानों पे माप रहे हो। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहता है कि रसल स्ट्रांगली क्रिटिसाइजेस सोसाइटल एंड रिलीजियस प्रेशर्स फॉर कल्टिवेटिंग दिस अनहेल्दी सेंस ऑफ गिल्ट। ही आर्ग्यूज दैट ट्रेडिशनल मॉरल टीचिंग particularly when rooted in fear rather than reason instills exaggerated ideas of sin and punishment. Social conventions and religious doctrines often demand absolute moral purity, ignoring human limitations and natural instincts. Russell does not reject moral itself. Instead, he commends moral systems that rely on fear, repression, and unquestioned authority. In his view, such systems create obedient but unhappy individuals who live in constant dread of moral failure. तो यहाँ पर हमें वो ये कह रहा है कि वो क्रिटिसाइज़ करते हुए नज़र आ रहा है समाजी और मजहबी प्रेशर्स को, जो कि आपके दिमाग या किसी इंसान के दिमाग के अंदर सेंस एक अनहेल्दी किस्म की शोर डाल देते हैं गुनाह का। वो आर्ग्यू करता है कि जो पुरानी किस्म की रवायतें रही हैं, ख़ास तौर पर ऐसी टीचिंग्स जो कि फेयर के ऊपर मबनी है बजाय इसके कि कोई रीज़न दे, वो अभी तक बहुत बढ़ा चढ़ा के आइडिया बताया गया है गुनाह का और सज़ा का। तो जो समाजी कन्वेंशंस हैं और रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स हैं, उनके अंदर आपको मॉरल जो है वो डिमांड करती है मॉरल प्योरिटी की, वो इग्नोर कर देती है इंसान की हदों को और उसकी फितरती जिबलत को। तो वो यहाँ पर रिजेक्ट नहीं कर रहा मोरालिटी को, बल्कि वो कंडेम कर रहा है कि जो मॉरल सिस्टम है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका फियर के ऊपर मबनी है, रिप्रेशन के ऊपर मबनी है और ऐसी अथॉरिटी के ऊपर जिसको कोई सवाल नहीं है। उसके व्यू में इस किस्म का जो सिस्टम होता है वो आपको ताबियादार तो बनाता है, लेकिन आप ऐसे फ़र्द बन जाते हो जो खुश बिल्कुल भी नहीं है और हमेशा वो अपने मॉरल फेलियर के डर में ही रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहता है To overcome excessive moral anxiety, Russell proposes practical strategies grounded in rational thinking and psychological balance. He advises individuals to critically examine their moral belief and distinguish between real ethical harm and inherited guilt. By questioning irrational fears and outdated moral taboos, people can free themselves from unnecessary self-condemnation. Russell also encourages emotional honesty and self-acceptance, arguing that moral growth requires understanding human nature rather than suppressing it. When guilt is limited to genuine wrongdoing and accompanied by constructive correction rather than self-hatred, it loses its destructive power. So इसमें वो कहता है कि जब हम ओवरकम कर देंगे ना एक्सेसिव मोरल एंजाइटी को, तो उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो कि रैशनल यानी आप लॉजिकल थिंकिंग के साथ और साइकोलॉजिकल बैलेंस के साथ जो है वो अडॉप्ट करोगे। फिर वो हमें कहता है कि वो एडवाइस करता है कि इंडिविजुअल को अपने आप को बहुत ही क्रिटिकली अपना मुआयना करना चाहिए कि उनके मॉरल बिलीव्स क्या हैं और उनको एक तरह से क्या है कि उनको ये मापना चाहिए कि रियल एथिकल हार्म क्या है और इनहेरिटेड गिल्ट क्या है। यानी बाज़ औक़ात कोई चीज़ हमें नुकसान करती नहीं है और कुछ तो हम परस्त बिलीव्स जो हैं वो बचपन से इनकॉर्पोरेट करते किए गए हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिकली कोई भी लॉजिक नहीं बनता। तो इस किस्म की सुपरस्टिशन को यहाँ पर रसल जो है वो क्वेश्चन करते हुए नज़र आ रहा है कि आपने ये देखना है कौन सी चीज़ आपको बचपन से डाली गई है और क्या हकीकत में एथिकल हार्म है। फिर वो कहता है कि आप सवाल करो अपने ऐसे फियर से जो बिल्कुल इरेशनल है, जिनका ना कोई सर है ना कोई पाँव है, और जो आउटडेटेड मॉरल टैबूज हैं, जो आपको मना किए गए हैं चीज़ें, उनसे अपने आप को आज़ाद करोगे आप। जब आप सवाल करना शुरू करोगे अपने आप से, आप फजूल में अपने आप को कंडेम करने के बजाय सही में लॉजिकल पैमानों से देखोगे क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ नहीं, तभी आप इन चीज़ों से निकल सकते हो। फिर रसल कहता है कि वो इनकरेज कर रहा है कि आपके अंदर इमोशनल ऑनेस्टी होनी चाहिए और उसके अलावा अपने आप को आपने कबूल करना है, यानी बाज़ चीज़ें हो गई आप उनको फॉरगिव करके आगे जाएं अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस के तौर पर। फिर वो आर्ग्यू करता है कि मॉरल ग्रोथ जो है उसके अंदर आपने समझ रखनी है कि क्या है इंसान की फितरत, उसको दबाना नहीं है बल्कि इंसान की अपनी फितरत को समझने की कोशिश करनी है। और जब गिल्ट जो है वो सिर्फ लिमिटेड रहेगा ना आपकी जेन्युइन रॉन्ग डूइंग से कि क्या सही में गलत है और क्या हमें गलत मनवाया जा रहा है, तो फिर आप जो है वो कंस्ट्रक्टिव करेक्शन की तरफ जाओगे। आप अपने आपको नफरत नहीं करोगे और इस तरह से आपकी जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो लूज हो जाएगी, यानी आप उसको खो दोगे, जो कि अच्छी बात है। तो उसने यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टिव करेक्शन और डीकंस्ट्रक्टिव पार्ट के दरमियान में भी डिफरेंस बताया है कि जब आप अपने आप की करेक्शन की तरफ जाओगे तो आप कंस्ट्रक्टिव करेक्शन जो है ना अपने आप को बिल्ड करोगे, लेकिन अगर आप इस सेंस ऑफ गिल्ट में ही रहोगे, कुछ कर भी नहीं रहोगे और अपने आप को वैसे ही मुकीद रखा होगा, तो फिर आप क्या करोगे, आप डिस्ट्रक्टिव पार्ट में चले जाओगे। फिर रसल अल्टीमेटली बिलीव्स दैट रैशनल मॉरल थिंकिंग enhances happiness by replacing fear with understanding. A rational morality is flexible, humane, and based on consequences of actions.
rather than blind obedience to rigid rules. When individuals judge themselves by reason rather than superstition or social pressure, they achieve emotional freedom and inner harmony. Such an approach allows people to live ethically without sacrificing joy. In Russell's view, happiness flourishes when morality is guided by intelligence and compassion instead of excessive. अब इस पैराग्राफ में रसल हमें क्या कह रहा है कि अल्टीमेटली वो हमें ये बिलीव करते हुए नज़र आ रहा है कि जो रैशनल मॉरल थिंकिंग है ना, यानी आप कुछ भी करने से पहले आप जो सवाल पूछते हो कि ये क्या ठीक है या नहीं ठीक, या क्या ये चीज़ जो है वो क्या आपके अल्टीमेटली आपका नताइज लाएगी, तो वो आपकी खुशी बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि आप अपने डर को अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो तब्दील कर रहे हो। खाली डर नहीं रहे बल्कि अपने आप को ये आपने एक जो है वो मोटिव दिया है कि आप समझो कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ नहीं। तो एक रैशनल जो मोरालिटी है ना, वो हमेशा फ्लेक्सिबल होती है, यानी वो चेंज होती है, वो ह्यूमेन होती है और वो आपके नताइज पर मबनी होती है किसी भी एक्शन को करने के बजाय इसके कि आप किसी भी रूल के साथ जो है वो ब्लाइंडली स्टिक हो गए हो, आप उसी को समझ रहे हो, कह रहे हो ठीक है जो भी है वो आपको सिखाया गया उसी के ऊपर आप मान रहे हो, उस पर कोई आप सोच नहीं रहे, तो वो चीज़ से आपको वो बचाती है। जब इंडिविजुअल अपने आप को जज करता है ना रीज़न से कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं ठीक, वो क्या तोहम परस्ती तो नहीं है या मैं कोई समाजी दबाव में तो नहीं कर रहा, तो इसके बजाय जब वो रीज़न करता है तो वो अपने आप को पॉजिटिव चीज़ की तरफ लेकर जाता है, नेगेटिविटी की तरफ नहीं लेकर जाता, अपने आप को दबाता नहीं है बल्कि अपने आप को खिलने की तरफ लेकर जाता है। तो वो अचीव करते हैं इससे इमोशनल फ्रीडम और अंदर वाली हम आंगी। इस तरह की जो अप्रोच होती है ना, वो लोगों को अपनी एथिकली लाइफ गुजारने का जो है वो मौका देती है। आप कभी भी फिर इस तरह से अपनी जो हैप्पीनेस को दबाओगे नहीं, उसको सेक्रीफाइस नहीं करोगे, बल्कि आप जो है वो एक मोरल सपोर्ट के थ्रू चलोगे। तो रसल के व्यू में हैप्पीनेस जो है वो तब फ्लोरिश करती है जब मोरालिटी को गाइड किया जाए। अब वो गाइड कैसे करना है आपने मोरालिटी को? इंटेलिजेंस के ज़रिए और कंपैशन के ज़रिए, ना कि आप ढेर सारा गिल्ट अपने आप में भर दो और बाद में आपको ये भी ना पता हो कि ये गिल्ट है क्यों, और आपको कॉन्टीन्यूसली एक टग ऑफ वार आपके अंदर चलती जाए कि ये सही है नहीं सही। यानी फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें जो हैं वो बग़ैर स्टडी किए बग़ैर पढ़े ही आप मानना शुरू कर दो, जिसमें ज़्यादातर मैक्सिमम 90% जो है वो आपकी सुपरस्टिशन शामिल हो और वो आपको कॉन्स्टेंटली टारगेट करते रहें और इस तरह से आप हैप्पीनेस अचीव नहीं कर पाओगे। फिर अब हम देखते हैं कि कंक्लूजन इसका कैसे करना है। इन कंक्लूजन रसल प्रेजेंट्स द सेंस ऑफ अ सिन एज अ साइकोलॉजिकल डैमेजिंग कंडीशन produced by internalized guilt and enforced by societal and religious pressures. By adopting rational moral thinking, questioning inherited fears, and limited guilt to real ethical responsibility, individuals can overcome moral anxiety and attain lasting happiness. Russell's analysis reaffirms his central belief that happiness depends not on repression but on reasoned self-understanding and emotional balance. तो हमें नतीजे में ये नज़र आ रहा है कि जो रसल है वो एक शऊर दे रहा है, प्रेजेंट कर रहा है कि जो आपका गुनाह का शऊर है वो साइकोलॉजिकल है। जब वो साइकोलॉजिकल होगा तो वो आपको डैमेज कर देगा। किससे? क्योंकि आप इंटरनलाइज्ड गिल्ट को प्रोड्यूस करते हो और जो कि आपके ऊपर सोसाइटी ने या मजहबी प्रेशर ने डाला होता है। अब जब आप एक रैशनल मोरल थिंकिंग लोगे, सवाल करोगे अपने जो आपको दिए गए फेयर्स हैं उनसे और एक लिमिटिंग गिल्ट से, तो आप रियल एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाओगे। तो इंडिविजुअल जो है वो अपनी मॉरल एंजाइटी को और जो एक लॉन्ग लास्टिंग आपकी एंजाइटी है उसको ख़त्म करके आप खुशी हासिल कर सकोगे। तो रसल यहाँ पर रसल का एनालिसिस जो है वो रीअफर्म करता है कि जो सेंट्रल बिलीफ हैप्पीनेस का है वो डिपेंड करता है किसके, वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप अपने आप को रिप्रेस कर दो, सप्रेस कर दो, बल्कि आपको अपने आप को समझना है और इमोशनल बैलेंस करना है। अब यहाँ पर चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 में है परसिक्यूशन मैनिया। परसिक्यूशन मैनिया की बात मतलब होता है जब इंसान जो है वो अपने आप को कॉन्स्टेंटली डरा हुआ महसूस करता है या सज़ा मिलता हुआ महसूस करता है बग़ैर कोई हकीकी वजह के, तो उसको परसिक्यूशन मैनिया कहते हैं। अब ये इंडिविजुअल जो है वो अब इस तरह से माइंडसेट बना लेते हैं कि वो गलत दूसरे के एक्शंस को गलत तस्वुर करते हैं, वो समझते हैं कि गलत दुश्मन है और इसी तरह से वो पागलपन को डिवेल्प कर लेते हैं, नाराज़गी को और क्रॉनिक किस्म की अनहैप्पीनेस को। और वो लिंक इसको ये कहता है जी, वो लिंक करते हैं सेल्फ सेंटर्डनेस से, यानी अपने आप से, एनीवी से, फियर से। फियर किस चीज़ का? कि लोग क्या कहेंगे, यानी लोगों का ओपिनियन, और उनके पास कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो यहाँ पर वो आर्ग्यू करते हैं मुख्तलिफ़ किस्में अनहैप्पीनेस की जो आपके एक तसव्वुराती ख़यालाती डर की वजह से निकलती है, रियल डेंजर्स की वजह से नहीं निकलती।
फिर हमें यहाँ पर वो ये बताता है कि आपने रैशनल थिंकिंग देखनी है, सिचुएशन को समझना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है ताकि आप इस किस्म की चीज़ से निकल सको। अगर एनालिसिस देखें तो हमें नज़र आता है कि जो परसिक्यूशन मैनिया है वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी तबाहकुन सोच को जो टुकड़ों में बटी हुई है। जब आपके माइंड कोई चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के डर बना देता है तो वो कांस्टेंट फियर में रहता है और इसी तरीके से वो अपने आप को सोशली भी अलग कर लेता है, करवाहटपन की तरफ चला जाता है और हमेशा जो है वो एक दफ़ाई रवैया अपना लेता है जो कि अनहैप्पीनेस को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है। सोशल क्रिटिक की बात करें तो सोसाइटीज़ जो हैं वो ऑप्रेसिव अथॉरिटी या सोशल इनजस्टिस के साथ वो इन चीज़ों को, इन फीलिंग्स को दिखाती हैं। तो लेकिन जो फ्री सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर सेल्फ इम्पोज्ड पैरोनिया होता है जो दिखता है आपको। तो फिर प्रैक्टिकल फ़िलासफ़ी में वो ये कहता है कि आपको एक ऑब्जेक्टिव एवैल्यूएशन देखनी है दूसरों के बिहेवियर की और अपने आप को जो आपने एज्यूम कर लिया है कि कोई दूसरा आपके लिए दुश्मन है तो उससे बचना है। आपने ट्रस्ट को बिल्ड करना है, एम्पैथी को बिल्ड करना है, सोशल अंडरस्टैंडिंग को, यही आपको इससे बचा पाएंगी। फिर थीम्स में है पैरानोया और मिस इंटरप्रिटेशन। ये दोनों जो हैं ये इमेजिन्ड थ्रेट्स हैं जो कि अननेसेसरी हैप्पीनेस बना देते हैं। सेल्फ सेंटर्डनेस में ये आता है कि आपका सारा फोकस जो है वो अपने आप के ऊपर होता है और दूसरों के ऊपर शक करने में होता है। ट्रस्ट और रैशनैलिटी जो है वो आपको रियल बनाती है, ऑब्जेक्टिव बनाती है और आपके फेयर को कम करती है। सोशल अवेयरनेस से आपकी ह्यूमन नेचर जो है वो आप इमेजिन किस्म की सज़ा से, जुल्म से, तकलीफ से बच सकोगे। फिर सिंबल्स में शैडोज़ और फैंटॉम्स ये रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिन थ्रेट्स को। प्रिजन और केज ये रिप्रेजेंट करते हैं सेल्फ इम्पोज्ड मेंटल आइसोलेशन को जो कि फियर कर की वजह से होती है। फोग और मिस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके अपने तसव्वुर में कोई क्लैरिटी नहीं है, ये भी आपको पैरोनिया से की वजह से है। उसके बाद है जी इंपॉर्टेंट कोटेशंस। तो फियर ऑफ इमेजिनरी परसिक्यूशन इज़ वन ऑफ द ग्रेट सोर्सेज ऑफ अनहैप्पीनेस। जो आपका डर है ख्यालाती तकलीफ का वो सबसे बड़ा वजह है आपकी अनहैप्पीनेस का। मोस्ट पीपल एग्जैजुरेट द हॉस्टिलिटी ऑफ अदर्स एंड मिसरीड देयर इंटेंशन। बहुत से अक्सर लोग जो हैं वो बढ़ा चढ़ा देते हैं दूसरे की दुश्मनी को और अपनी उनकी अटेंशंस को गलत जो है ना वो समझते हैं। हैप्पीनेस रिक्वायर्स ट्रस्ट, रैशनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। हैप्पीनेस आपसे मांगती है ट्रस्ट, रैशनैलिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस। परसिक्यूशन मैनिया इज़ लार्जली अ क्रिएशन ऑफ द माइंड नॉट रियलिटी। जो आपने एक ये जो डर है सज़ा का, अनफियर, ऐसी चीज़ें जो इमेजिन्ड हैं तो ये आपकी वजह होती है आपकी माइंड, ये हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पोटेंशियल कोटेशंस देखें तो एक्सप्लेन व्हाट रसल मीन्स बाय परसिक्यूशन मैनिया, हाउ डज सेल्फ सेंटर्डनेस कंट्रीब्यूट टू फीलिंग्स ऑफ परसिक्यूशन, डिस्कस practical strategies to overcome paranoia and perceived hostility, analyze the psychological and social effects of persecution mania, illustrate with example how rational evaluation of situation can reduce। ये था हमारा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मल्टीपल क्वेश्चन का आंसर अगली वीडियो में करेंगे। टिल देन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।